मैं आप लोगों को बच्चों म्यूट कर रही हूँ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर्स बताते जाओगे, ठीक है? ओके। ओके, चलो ओके, सबसे पहले आपके पास क्या है? सेक्शन ए में आपके पास क्या है? एमसीक्यूज पार्ट। आपके पास सबसे पहले वो कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड डैश यूनिट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, वेक्टर्स और स्केलर का क्या डिफरेंस था? जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? स्केलर क्वांटिटीज है, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? स्केलर और वेक्टर में सबसे बेसिक जो आपके पास डिफरेंस था वही क्या था? स्केलर्स में आपके पास सिर्फ क्या होता है? स्केलर्स में आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और आपके पास वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो इसका क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन जो है आपके पास। नहीं बेटा, डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? तो आपके पास जो इसका ए पार्ट है मैग्नीट्यूड, वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह आपके पास सेकंड क्या है? सेकंड वो कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज की क्या होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो बी में आपके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? डायरेक्शन, ठीक है? देन आपके पास थ्री में वो क्या कह रहा है? विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी? मास वेक्टर है, वेट वेक्टर है, या बोथ? जल्दी से बताओ। जी, आपके पास बोथ नहीं है। मास आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। मास, हम किसी भी बॉडी के मास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस बॉडी का मास इतना है, ठीक है? इस बॉडी का मास है 30 केजी, ठीक है? हम उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम वेट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं। जब हम अक्सर मून वगैरह पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी से दूर चले जाते हैं तो हमारा वेट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इट्स मीन के ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आपके पास वेट है जो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वेट, ठीक है? नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास कि विच वन इज स्केलर क्वांटिटी? टाइम, फोर्स और वेलोसिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? जल्दी से। वेलोसिटी हमें पता है वेक्टर है, फोर्स भी हम कहते हैं कि मैंने इतनी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो आपके पास मैग्नीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट आ गया और डायरेक्शन का भी आ गया। इसी तरह वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की हम बता रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि वो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। सिर्फ टाइम, टाइम के हम डायरेक्शन के हिसाब से बताते हैं, या जो टाइम हो रहा होता है वो सिर्फ बता देते हैं, ठीक है? तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी टाइम, ठीक है? देन आपके पास 5 है कि डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर है और वेक्टर है। जल्दी से बच्चों। डिस्टेंस क्या है आपके पास? स्केलर है या वेक्टर है? डिस्टेंस आपके पास बेटा, डिस्टेंस जो है वो आपके पास स्केलर है, ये वेक्टर क्यों नहीं है? आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी आती है वो डिस्प्लेसमेंट आती है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है, तो मैं अगर इस तरह इस पाथ को फॉलो करके जा रही हूँ या मैं इस पाथ को फॉलो करके जा रही हूँ, पहुंच रही मैं अपनी डायरेक्शन पे ही हूँ, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे ही पहुंच रही हूँ, लेकिन मेरी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो मुझे पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होगा अगर मैं डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट पाथ में जाऊँ। तो इसमें आपके पास, इस कॉन्सेप्ट में आपके पास जो होती है डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन जो आपका ये डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या क्वांटिटी होगी? स्केलर, ठीक है? नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी की आपको पता है क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप s को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? s-2, ठीक है? तो इसकी यूनिट आ गई, आपके पास बी ऑप्शन है इसका। गॉट इट?
अब नेक्स्ट बताओ, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी अभी मैंने बताया है मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी का भी बी पार्ट हो जाएगा। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड, अभी ये बात हमने डिस्कस की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास हो गए आपके एमसीक्यूज। कोई सवाल किसी को? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना थ्योरी पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो आपका सेक्शन बी है, इसमें पहले तो आपको डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में ए है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। आप अपनी बुक के टॉपिक्स में जाओगे तो ये आपको डेफिनेशन एज इट इज मिल जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव मोशन। अच्छा, रेस्ट और मोशन की तो पूरा बॉक्स बना के आपको जो है डेफिनेशंस दी हुई है, लेकिन रिलेटिव मोशन का हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो हमें डेफिनेशन खुद बनानी पड़ेगी। रिलेटिव मोशन हम लोगों ने यही बात डिस्कस की थी ना, कि अगर हमारे पास एक बस है, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हो वो इफेक्ट करता है आपकी मोशन पे। हम लोगों ने ये कहा था कि अगर बस चल रही है तो कोई बाहर वाला बंदा है, वो इस बस को देखेगा तो वो ये सोचेगा कि अंदर जितने भी पैसेंजर हैं वो आपके पास क्या है, इन मोशन है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ये तो रेस्ट पे है, ये तो सिंपल बैठा हुआ है। तो एक ही बंदा जो, एक ही है आपके पास मोशन, क्या है मोशन आपके पास, कि आपके पास बस चल रही है, लेकिन दो डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं, एक बस के बाहर और एक पैसेंजर ही है जो बस के अंदर है। तो इस तरह हमने देखा था कि किस तरह लोकेशन से या ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है उससे आपकी मोशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये आपके पास होती है रिलेटिव मोशन। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में प्रॉपर नहीं है, ये डेफिनेशंस आप लोग लिख लो। इसकी डेफिनेशन होगी द मोशन observed by the observer depends on, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लोकेशन के ऊपर। और लोकेशन को और क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसका जो ए पार्ट है वो सिंपली आपको बुक की डेफिनेशन से मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। और उसमें सबसे पहले आपका है स्पीड एंड वेलोसिटी और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी बुक में बहुत अच्छा प्रॉपर डिफरेंस करके बना हुआ है, ये भी आपको बुक में से मिल जाएगा। और स्पीड और वेलोसिटी की डिफाइन भी बॉक्स में बनी हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको ये अटेम्प्ट कैसे करना है मैं ये आपको बता दूं, कि अगर आप स्पीड को डिफाइन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, जो भी आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है। स्पीड की हेडिंग लगाओगे, डेफिनेशन लिख दोगे, देन उसका जो फॉर्मूला होता है वो उसकी हेडिंग लगाओगे और वो लिख दोगे, ठीक है। जिस तरह वेलोसिटी के केस में क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मूले की हेडिंग लगा के वो लिख दोगे और फिर आप हेडिंग डालोगे एसआई यूनिट की और यूनिट की। अब इस केस में वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह अटेम्प्ट करना है आपने, गॉट इट। क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं आपके, और प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? और इसका डिफरेंस पूरा आपका प्रॉपर बना हुआ है, वो आपको आपकी बुक में से मिल जाएगा। देन आपके पास क्या है, ये टाइप्स ऑफ मोशन का पार्ट था। इसके बाद आप लोगों के पास क्या है, अच्छा, अब हम लोग ना आपके हर आगे जितने पार्ट्स हैं अभी तक जो भी हम लोगों ने देखे थे उसमें आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस नहीं हो रहा था। आगे जो आपके जिस तरह पहले आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन था और ये सब था, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट अब आने शुरू होंगे, और आई गेस आप लोगों के टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हैं। तो उसके लिए आप लोग अपने पास कॉपी पेन ले आओ, ठीक है। और ये जो है कि ये किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास, इसमें आपके पास दो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन,
इसमें जो 2 पार्ट्स हैं ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल, ए भी न्यूमेरिकल है और बी भी न्यूमेरिकल है। जल्दी से बच्चों अपने-अपने कैलकुलेटर्स ले आओ, मुझे आंसर्स बताओगे क्या-क्या आ रहे हैं, ठीक है? पहला है कि वो आपको कह रहा है कि एक बस है जो मूव कर रही है रोड पे विद 15, जो उसकी वेलोसिटी गिवन है वो 15 है। तो इसका मतलब है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। फिर वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि और उसकी एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है आपको, 5 5 गिवन है। और आपको क्या गिवन है, आपको टाइम पीरियड भी गिवन है। टाइम पीरियड आपको कितना है, 6 सेकंड। और आपको फाइंड क्या करनी है, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है? अब ऊपर इधर तो इधर हेडिंग्स लगी हुई हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा के सॉल्व करनी है, लेकिन आपके जब एग्जाम में आएगा तो इस तरह ये मेंशन नहीं होगा। तो आपको डेटा देख देख के ही आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको इसमें क्या अप्लाई करना है, ठीक है? हाँ, मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस भी 3 है। उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी मुझे ये करना है कि मुझे कौन-सी लगानी है। मैं सबसे पहले सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख देती हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन-सी सूटेबल है जो हम लगा सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या थी? फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, यही थी। सेकंड आपके पास क्या थी? सेकंड थी आपके पास s इज़ इक्वल्स टू वीआईटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। और थर्ड आपके पास क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है? ये आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। अब आपको ये देखना है डेटा को देखते हुए कि कौन से सबसे ज्यादा सुटेबल है। अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में s है, डिस्टेंस है, ठीक है? इस वाली में डिस्टेंस नहीं है। क्या आपको डिस्टेंस गिवन है? मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक अननोन है, एक इक्वेशन में एक ही अननोन आ सकता है। इसमें आपके पास डिस्टेंस भी अननोन आ जाएगा और क्या इसमें नहीं गिवन, वो भी आप लोग देख लो। वी आई गिवन है, जी वी आई गिवन है, टी गिवन है, टी गिवन है, हाफ भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है, टी भी गिवन है। इसका मतलब है ये वाली भी लग सकती है, ये भी लग सकती है और आपके पास ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग सकती है। क्या ये वाली लग सकती है? इसमें आपके पास एस अननोन है और आपके पास वीएफ भी अननोन है, ये वाली तो नहीं लग सकती। अब ये 2 लग सकती है इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन मुझे एस थोड़ी चाहिए, मुझे डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, तो मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा सकती। मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इसमें तो फाइनल वेलोसिटी आ ही नहीं रही। इसमें फाइनल वेलोसिटी आ रही है, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी भी अननोन है और इसमें डिस्टेंस भी अननोन है। तो एक इक्वेशन में आपके पास कितने अननोन्स आ गए हैं, 2 अननोन आ गए हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लग सकती, ये भी नहीं लग सकती, तो आपके पास सिर्फ कौन-सी बची, ये वाली। तो सिंपली आपने ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। आपके पास सारी चीजें गिवन है, मुझे जल्दी से बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है। वी आई आपके पास है 15, एक्सीलरेशन है आपके पास 5 और टाइम है 6। फटाफट से बच्चों बताओ क्या आ रहा है। आप लोग जल्दी से आंसर बताओ, एक दो बच्चे बताओ ताकि मुझे पता लगे दोनों का सही आ रहा है, देन हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जंप करें। क्या आया है बच्चे, अनुषे? जल्दी से बताओ, फिर हम लोग बी पार्ट करें। हमें यह सारा कवर करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग करो, साथ-साथ मैं बी पार्ट भी बताती हूँ आप लोगों को बी पार्ट में क्या करना है। उसमें कह रहे हैं कि आपकी जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, 26। अब मुझे कोई और बच्चा भी वेरीफाई करके बताए किसी और का भी आंसर 26 आया है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि आ जाए। 26 आंसर आ रहा है, मुझे कोई और बच्चा भी वेरीफाई करके बताए कि यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि फिर ये आंसर करेक्ट है। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 26, इसका मतलब है आपका जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी आएगी 26 मीटर पर सेकेंड। सही। अब हमें इसे इसका क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। तो इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो हमें ये कह रहा है कि आपकी एक जो कार है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और फिर वो क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है और फिर उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है टाइम और डिस्टेंस भी उसने गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है?
ये आपके पास डेटा है और आपने डेटा बना लिया। अब मुझे क्योंकि पता है कि मेरे क्वेश्चन में डिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो मेरे पास नहीं लग सकती। मेरे पास या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। पहले थर्ड देख लेते हैं। क्या मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है? हाँ, मेरे पास है। एस मुझे फाइंड करना है, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है और इनिशियल वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है। वी तो 0 है। अगर मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँगी तो मेरे पास एक एस भी अननोन आ जाएगा और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी अननोन आ जाएगी। तो 2 अननोन एक इक्वेशन में नहीं आ सकते। फाइंड कैसे करेंगे? तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती। तो मेरे पास सिंपल कौन-सी इक्वेशन रह गई? S इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब इसमें देख लेते हैं। एस एस है आपके पास, ठीक है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है। अच्छा, जब मैं वीआईटी को यहाँ पे करूंगी, ये वाला टाइम तो 0 हो जाएगा। घबराना नहीं है कि टी 0 हो गया तो भाई टी की वैल्यू कैसे निकलेगी। दूसरे पार्ट में भी तो टी है, यहाँ से टी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। हाफ एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है। टाइम नहीं है, टाइम फाइंड करना है। और डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 50 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास अब टी की वैल्यू निकल आएगी। स्क्वायरिंग में आएगी, देन अंडर रूट ले लोगे आप। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बच्चों बताओ। मुझे 2 बच्चों बताएं आंसर, ताकि वो वेरीफाई हो तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट पे करें। अच्छा, इसके बाद आपके पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का टॉपिक है, पार्ट है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें जो आपके पास ए और बी पार्ट है, वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपकी थ्योरी क्वेश्चंस है, वो आपको इसके आंसर्स बुक में से ही मिल जाएंगे। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों ने लास्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, वहां से आप देख लेना, ठीक है। ए और बी पार्ट आपको वहां से मिल जाएगा। और फिर है बी पार्ट है इसका, व्हाई ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो हम क्यों नेगेटिव ले रहे होते हैं? क्योंकि जब आपके पास बॉडी ऊपर जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये किसके अगेंस्ट मूव कर रही है? ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, इसलिए हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट ये है। फिर इसका जो सी पार्ट है उसमें आपके पास क्या है? उसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि एक जो बॉल है वो आपके पास ड्रॉप हुई है, हाइट गिवन है आपके पास 50 मीटर, ठीक है। जब आपके पास बॉल गिर रही थी तो इनिशियली वो क्या थी? वो रेस्ट पे थी, ठीक है। तो वी आई आपके पास क्या हो जाएगा? वी आई आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। वो कह रहे हैं कि जब वो ग्राउंड के ऊपर टच होगी तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। जब वो टच हो जाएगी तब तो वो रेस्ट पे आ जाएगी ना, तब तो वो फिर से 0 हो जाएगा। इसीलिए उधर आपके पास मेंशन है कि बिफोर टचिंग द ग्राउंड, टचिंग ग्राउंड को टच करने से पहले जो एंड पीक मोमेंट था, उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? आपको वी एफ फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है क्योंकि ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वर्टिकली और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो मुझे पता है कि इसमें मैं आप क्या वैल्यू लेते हो? ग्रेविटी ड्यू टू, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही लेते हो ना जी की वैल्यू। और इसमें क्या होता था, जो आपके पास जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती थी वो रिप्लेस हो जाया करती होती थी। वो कैसे रिप्लेस होती थी कि अगर आपके पास ट्रू ए एस है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ए की जगह आपके पास क्या आता है? जी आ जाता था, और एच की जगह क्या आ जाता था? हाइट का कॉन्सेप्ट। ये हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी अपनी क्लासेस में। इसी तरह अगर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते होते थे? अगर आपके पास एस वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर था, तो आपके पास एस की जगह क्या आ जाएगा? एच आ जाता था। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, इसलिए जी आ जाता था। यही हो जाती थी ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपके पास, ठीक है। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है? आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये है और आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये 2 तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट वैल्यू है 9.8, वो भी मेरे पास गिवन है, एच उसने मुझे दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे पता है। तो क्या इसमें से फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी? वीएफ ही निकालनी है ना। फिर आप एंड में अंडर रूट ले लोगे। समझ आया ये किस तरह होगा?
मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगा सकती? मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास एस एच, ठीक है, एच तो गिवन है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी मेरे पास गिवन है, हाफ भी, लेकिन इसमें जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो टाइम की निकलेगी। क्या मुझे टाइम फाइंड करना है? मुझे टाइम तो फाइंड ही नहीं करना, इसमें मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए आपके पास कौन सी लगेगी? ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। ऐसा ही है ना? और ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी थी आपके पास एक, प्लस एटी, इसमें भी टाइम है, ठीक है, और टाइम अननोन है, टाइम भी अननोन है, फाइनल वेलोसिटी भी अननोन है, दो अननोन्स हैं, तो ये भी नहीं लग सकती, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन रह गई 2as वाली, वो वाली इक्वेशन लगेगी। और जल्दी से मुझे, हाँ गुड, जल्दी से मुझे ये करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करके बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है। ये वाली भी आप लोगों ने असाइनमेंट के साथ सबमिट करवानी है। क्या आंसर आया बच्चों? 31.30, कुछ इस तरह का आपका आंसर आना चाहिए। देखो यही आ रहा है 31.30, फाइनल वेलोसिटी आपके पास आएगी 31.30 मीटर पर सेकंड। अब इसके दो पार्ट और मजीद रहते हैं, डी और ई। ओके ठीक है बेटा, फिर ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो आपके पास क्या कह रहा है, वो आपको ये कह रहा है एक बॉडी है, उसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है, थ्रोन अप। जब थ्रोन अप का कॉन्सेप्ट आ गया तो मुझे पता है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है। और अभी हम लोगों ने इसके पार्ट में यही कहा था कि नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि जब वो ऊपर जा रही होती है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है, तो हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो इसमें जब आप एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लोगे ना, तो आप 9.8 नहीं लोगे, आप इसमें क्या लोगे? आप इसमें -9.8 लोगे, ठीक है। क्यों हम लोगों ने इसमें नेगेटिव लिया? क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि उसको ऊपर फेंका गया है, तो वो ग्रेविटी के क्या जा रही है? वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, इसलिए आप जो भी लोगे वो नेगेटिव साइन के साथ लोगे, ठीक है। इसके अलावा उसने आपको क्या गिवन दिया हुआ है? उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर आपको करनी है हाइट करनी है, क्योंकि जब आपके पास, अब इसमें पता है क्या होगा, इसमें जो आपके पास वीएफ होगी ना वो जीरो होगी, क्योंकि जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करोगे तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो नीचे आएगी, ठीक है, वो नीचे आने लगेगी, तो जब ये फाइनल पॉइंट होगा वो आके रुक जाएगी, इसका मतलब है कि उसकी मोशन नहीं हो रही, तो वीएफ क्या हो जाएगी? वीएफ जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? इसमें भी पहले वाली लगेगी, 2as जी, 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ठीक है। वी आई भी गिवन है, वी एफ स्क्वेयर भी गिवन है, और एस की जगह यहाँ पे एच आता है, यहाँ से एच निकल आएगा, एच इज इक्वल टू वी एफ, अगर मैं इसे अरेंज करके लिख दूं, 2g, ठीक है। वी एफ स्क्वेयर भी है, वी आई स्क्वेयर भी है, 2 भी है, और g तो आपके पास कांस्टेंट है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी? h की वैल्यू। जल्दी से बच्चों बताओ क्या आ रही है। इसमें आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 127.55 मीटर। क्या ये आ रही है? इसका जो लास्ट पार्ट है ये आप लोगों का होमवर्क है, कल मुझे आप लोगों से मैं पूछूंगी कि इसका आपका क्या आंसर आ रहा है। क्या नहीं आ रहा बच्चे? को मैं आप लोगों के गले खोल देती हूँ। हाँ जी बताओ, क्या नहीं आ रहा? मैम हम्म, मैम एक बार आप सॉल्व करके दिखा देना। क्या सॉल्व करके दिखा दूं बेटा? मैंने आपको फार्मूलाज वगैरह लिख दी हैं, अब तो आगे बच्चों वाला काम नहीं है, सिंपली आपको फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। अभी क्या इशू रह गया है? ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देनी थी,
ये आप लोगों की असाइनमेंट थी कि आप लोगों को टॉपिक मैंने समझा दिए हैं और आप लोगों को खुद ही करना है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ आप लोगों को ये खुद करवा रही हूँ। और फॉर्मूलाज भी मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोगों को सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर